Hello my dear students, welcome back to the class of mathematics. Today we discuss about the chapter quadratic equation. तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और आपको अगर उसमें कोई डाउट है तो हमने वो वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस चैप्टर को दोबारा से देखें, क्योंकि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कनेक्टेड है हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप ये क्या है सब पढ़ चुके हैं पहले। अ पॉलिनोमियल which have डिग्री 2। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री का मतलब आप जानते ही हैं सभी, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ax² प्लस बी। आपसे मैं पूछूंगा क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं अगर आपसे पूछता हूं ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। और अगर मैं आपको यहां पर नंबरिंग फॉर्म में पूछता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2x² प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे सर है। 2x², क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो बिल्कुल है। 2x² प्लस 3x माइनस 5, क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ये कैसे पता लग रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, वो सबसे बड़ी पावर है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में। ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ये 2 लिखी हुई है, ध्यान से देखें, इसमें भी 2 है, सबसे बड़ी पावर। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन भी यही है कि सबसे बड़ी पावर कैसी होनी चाहिए, तो वो 2 होनी चाहिए। और इसके अंदर आपका जो a है, यहां पर जो a लिखा हुआ है मैंने, वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो फिर आपका पॉलिनोमियल किस में बदल जाएगा, लीनियर में बदल जाएगा। ठीक में समझ में आई होगी आपको बात। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, उसे क्या कह दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे कनेक्टेड है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे कनेक्टेड है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है कि पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होता है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वेरिएबल। इससे हम डिनोट करते हैं। अगर आपका पॉलिनोमियल मान लीजिए वेरिएबल x है, उस पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट के बराबर लिख देते हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर लिख देते हैं। पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट के बराबर लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 5, मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जैसे ही मैंने इसको कांस्टेंट के बराबर लिखा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, इक्वल जैसा कुछ, ठीक है ना।
इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है दोनों तरफ आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, कांस्टेंट होगा एक तरफ, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के बराबर लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सेम है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह, बस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा आपका एक कांस्टेंट, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म हो गई है। यहां पर a के बारे में बात करूं तो a जो है वो आपका क्या हो जाएगा, a b c ये तीनों आपके रियल नंबर हो जाएंगे, और ये तीनों आपके पास जो है वो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। यहां पर x और ये जो x लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इक्वल टू में दूसरी तरफ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो देखने को मिलेगी, वो हम कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स का हम कैसे पता लगाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कितने रूट्स होंगे, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। ये कैसे पता चलता है, ये उसकी हाईएस्ट पावर को देखकर पता चलता है, या फिर कहूं तो उसकी डिग्री को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उसके रूट्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो इसके हाई मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं अभी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसा होता है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, आपको पता है ये वाई एक्सिस होती है। अगर इस तरीके से आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको पता रखना है कि ग्राफ हमेशा कैसा होगा, पैराबोला होगा, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है ना। अब पैराबोला ग्राफ जब होगा तो वो क्या होगा, यहां पर देखिए 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसा, किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। जब भी पैराबोला दिखेगा आपको तो आप समझ जाएंगे कि किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। लेकिन इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मान लीजिए ये टाइप 1 है, तो इसके लिए क्या रहेगा अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखिए दूसरा, टाइप 2। टाइप 2 में ये बनाया मैंने कुछ इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पर एक जगह टच कर रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस पर एक जगह टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 3 की। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। टाइप 3, ये लो, अब की बार इसका जो फेस है वो कहां गया, वो नीचे की तरफ गया। ठीक है, पैराबोला तो है लेकिन आपने देखा होगा अभी तक फेस जो था वो अपवर्ड था, अब की बार जो है वो फेस जो है वो डाउनवर्ड है ना।
अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर जो पैराबोला है, ये पैराबोला दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब भी पैराबोला दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिफरेंट होता है, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी कभी पैराबोला दो जगह पर कट करेगा तो हमें पता होना चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, तो इस पोजीशन को कहा जाता है अपवर्ड पोजीशन, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। a क्या होता है आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था, ax² प्लस bx प्लस सी। यहां पर a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो क्या हो जाती है, ये अपवर्ड ग्राफ बनता है। ऐसा कब होगा, टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए कि वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। जबकि आपने क्या कहा था कि सर, आप तो बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके दो रूट्स होंगे, और दो रूट्स होने का मतलब है कि वो दो जगह पर कट होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक ही जगह पर कट हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, तो ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को कहा जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कहा जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स तो दो ही होंगे लेकिन सेम पॉइंट पर होंगे, ठीक है ना। इसी पॉइंट पर दोनों रूट्स मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा -1 -1, यहां पर अगर 0 है, ये मान लीजिए 1 है, तो +1 हो गए, तो ये दोनों रूट्स हो गए, दोनों रूट्स सेम होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन में जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को ओनली एक ही जगह पर टच करता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, कितनी जगह पर कट कर रहा है, ये दो जगह पर। रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। ऐसा कब होता है बच्चों, तो ऐसा होता है जब a की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से छोटी हो जाती है ना। a की वैल्यू बड़ी होगी तो अपवर्ड होगा, a की वैल्यू छोटी होगी 0 से, मतलब कि -1 -4, तो ये ग्राफ कैसा बनता है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक कौन सा है बच्चों, तो वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से दो रूट्स निकलेंगे, कैसे पता, यहां पर आपने पावर देखी, हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। हमने नाम रख दिया दोनों का अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब ये दोनों रूट्स किस नेचर के होंगे, वो कैसे पता चलता है, तो ध्यान से देखिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। यहां पर b क्या है आपको पता है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, c क्या है, तो यहां पर कांस्टेंट है। आप जैसे ही इस b² - 4ac के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाल कर रखेंगे तो यहां पर 3 कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन, आपका जो कैपिटल डी है वो 0 से बड़ा आ जाए, आपका जो कैपिटल डी है वो 0 के बराबर आ जाए, या आपका जो कैपिटल डी है वो 0 से छोटा आ जाए,
ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। और कैपिटल डी क्या है? तो कैपिटल डी मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स जो हमारे निकलेंगे अल्फा और बीटा, उनका क्या नेचर होगा। रूट्स को हम एक्स की वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्स क्या है? यहां पर एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू भी कहा जा सकता है, फैक्टर्स भी कहा जा सकता है। ये सभी एक ही चीज के नाम है। यहां पर जब आपने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से अगर बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसी कंडीशन में आपके रूट्स कैसे आते हैं? तो आप कहेंगे सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें यहां पर मिलते हैं। दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो आप क्या करेंगे? हमें मिलेंगे यहां पर दोनों कैसे रूट्स? रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स बराबर होंगे। इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। d अगर मान लीजिए छोटा आ जाता है, अगर d की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आ जाती है, छोटी आने का मतलब है माइनस में अगर वैल्यू आती है, तो वो रूट्स कैसे हो जाते हैं? वो रूट्स आ जाते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर ये दोनों कंडीशन आपके आती हैं तो आपको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज आपको इमेजिनरी रूट्स अगर आता है तो वहीं पर इमेजिनरी रूट्स लिखकर छोड़ देना है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि रूट्स जो है वो निकाले कैसे जाते हैं। अभी हमने नेचर पढ़ा, रूट्स कितने आएंगे ये पढ़ा। अब हम रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। कैसे हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखिएगा। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड किया जाएगा। वैसे तो आज तक आप पढ़ते आ रहे थे कि सबसे जो पहली चीज है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसके रूट्स को फाइंड करना हो तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो अलग मेथड और हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? ध्यान से देखिए, इन मेथड को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने हैं पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये आपने पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। दूसरा जो आपका मेथड है वो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। तीसरे मेथड के बारे में हम बात करें तो तीसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीन मेथड हैं जिनसे आप रूट्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीनों मेथड हमको आने चाहिए। तीनों ही मेथड बहुत ही सिंपल हैं। पहला वाला आपने सबने पढ़ा हुआ है, दूसरा वाला आपके लिए कुछ नया है, तीसरा वाला जो मेथड है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा पीछे लिखा हुआ, एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे ही आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आपके दोनों रूट्स निकल कर आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है तो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है यहां पर 2a। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ध्यान से देखिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a,
ठीक है। यहां पर कैपिटल डी का मतलब क्या है तो आपको पता है, मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि कैपिटल डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू होती है। आप चाहे तो उसकी जगह पर कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो यहां से दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक बन जाएगा अल्फा के लिए, एक बन जाएगा बीटा के लिए। कैसे आप डिवाइड करेंगे इसको ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, एक तो ये हो गया, और दूसरी तरफ चला गया माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक अल्फा के लिए हो जाता है, एक बीटा के लिए हो जाता है। यहां से भी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और सेकंड वाला जो आपके लिए नया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों से ही जो आंसर निकलते हैं वो बिल्कुल सेम निकलते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को करना है। इसीलिए तीनों जो है हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियोस को देखते रहें। इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहेंगे, और ये टॉपिक जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इसकी हमारी गारंटी है। अब ये तीनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।